बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटॉटिक अपरेटस। माइटॉटिक अपरेटस का दूसरा नाम स्पिंडल अपरेटस भी है। एक्चुअली अपरेटस का लफ्ज़ी मतलब तो सामान होता है, मटेरियल होता है। ये वो सामान या वो मटेरियल है, वो चीज़ें हैं जो सेल को तकसीम होने में मदद फराहम करेंगी। और एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि ये जो माइटॉटिक अपरेटस है, जो कि माइटोसिस में इस्तेमाल होने वाला ये जो सामान है, ये जो अपना माइटॉटिक दोनों फेज होते हैं ना, पहले होती है ना न्यूक्लियस की तकसीम, कार्योकाइनेसिस, ये उसमें भी हेल्प करता है एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने में। और ये होल सेल की तकसीम में भी मदद फराहम करता है, जो कि दूसरा फेज है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ना सिर्फ ये न्यूक्लियर की तकसीम में यानी कि कार्योकाइनेसिस में, बल्कि साइटोकाइनेसिस में भी ये हेल्प करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो जो सेल डिवीजन है उसमें ये जो माइटॉटिक अपरेटस है उसके बगैर सेल डिवीजन जो है वो नामुमकिन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी आपका लेक्चर हो, जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें जितना भी मटेरियल होता है मैं वो सारा राइट कर देता हूं, ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका उर्दू मीडियम होते हैं, तो फिर उनको ट्रांसलेशन का ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारा जो लेक्चर है वो राइट कर देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। इन द बिगनिंग ऑफ कार्योकाइनेसिस। और एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि ये जो माइटॉटिक अपरेटस की हेडिंग है, या ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, और आपकी बुक वाले ने ये कार्योकाइनेसिस की हेडिंग जो है ना वो अंडर लिखा हुआ है। यहां से कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम का ये जो फेज स्टार्ट होता है, वहां पे उसने पहले ये माइटॉटिक अपरेटस के मुताल्लिक लिखा है, फिर वो फेज शुरू करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि परेशान नहीं होना कि कार्योकाइनेसिस की हेडिंग है और माइटॉटिक अपरेटस की हेडिंग का है। तो कार्योकाइनेसिस की हेडिंग के अंदर उसने लिखा हुआ है, और वो ये बताता है कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। तो हमने ये भी पढ़ना है कि माइटॉटिक अपरेटस होता क्या है, ठीक है, और ये भी देखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी पूछ सकता है, और ये भी देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। और बेसिकली जो माइटॉटिक अपरेटस है, अगर हम मुख्तसरन बयान करें तो ये तीन तरह के धागे होते हैं। छोटे धागे, बहुत छोटे धागे, उससे बड़े धागे, और उससे बड़े धागे। तो ये तीन तरह के आप पहले के धागे होते हैं जिनको माइटॉटिक अपरेटस कहा जाता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। इन द बिगिनिंग ऑफ कार्योकाइनेसिस। अब ये देखना लिखा हुआ है कार्योकाइनेसिस। जो कार्योकाइनेसिस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस की तकसीम को, जिसके मुख्तलिफ फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कार्योकाइनेसिस के आगाज में इन एनिमल सेल के अंदर। हालांकि ये भी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो माइटॉटिक अपरेटस है ये दोनों में बनता है, प्लांट में भी बनता है और एनिमल में भी बनता है। लेकिन क्योंकि एनिमल में जो है वो सेंट्रियूल से बनता है, हर प्लांट में सेंट्रियूल नहीं होते, तो उसकी जगह पे कुछ और स्ट्रक्चर होती हैं जो ये बनाती हैं। बार बनते जो है माइटॉटिक अपरेटस एनिमल में भी बनता है और प्लांट में भी बनता है। तो यहां पर वो एनिमल की बात कर रहा है। द पार्टीशन ऑफ सेंट्रियूल टेक्स प्लेस which have been duplicated during interphase। तो पहले जो हमने सेल साइकिल पढ़ा था, उसका जो पहला फेज था इंटरफेज, जिसमें सेल जो है वो तैयारी करता था तकसीम होने की। तो इंटरफेज के दौरान ही ये जो सेंट्रियूल हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इंटरफेज के दौरान स्टूडेंट अपनी बात याद रखना है, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि सेंट्रियूल जो है, जो सेंट्रियूल की डुप्लीकेशन है ये कब होती है? तो ये इंटरफेज के दौरान होती है, बट प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम। लेकिन एक बात आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है लेकिन ये उसी जगह पे रहता है। और सेंट्रोसोम, व्हाट इज सेंट्रोसोम? तो जिस जगह पे सेंट्रियूल मौजूद होते हैं उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। तो इंटरफेज के दौरान इसकी डुप्लीकेशन होगी, लेकिन डुप्लीकेशन के बाद कुछ देर के लिए ये उसी जगह पे ही रहता है, और उसी जगह को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये पहले जो डायग्राम भी हमने बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जेनेटिक मटेरियल सेल जो है वो तैयारी कर रहा है, तो क्रोमोसोम नहीं बने, वो क्रोमैटिन मटेरियल है। और ये आपको सेंट्रियूल दो नजर आ रहे हैं। पहले दो सेंट्रियूल मौजूद हैं, उसके बाद ये कुछ वक्त के बाद यानी इंटरफेज के दौरान ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रियूल पहले दो मौजूद हैं, फिर वो अपने आप को डुप्लीकेट करके और उन्हें चार सेंट्रियूल बन गए। लेकिन ये भी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना कि अभी उसी जगह पे मौजूद है। तो जिस जगह पे ये मौजूद होते हैं उस जगह को कहा जाता है कि सेंट्रोसोम।
तो अभी तक वो उसी पोजीशन पे मौजूद है, पोजीशन उन्होंने नहीं चेंज की, बल्कि क्या हुआ है कि सिर्फ सेंट्रियूल ने अपने आप को क्या किया है, डुप्लीकेट किया है। सेंट्रियूल ये जो है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने ये ऑर्गेनाइली पढ़ी थी, और उसका फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर इसका जो फंक्शन लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था कि सेंट्रियूल जो है वो असेंबली और डिसअसेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइटोटिक apparatus, इसका ये जो फंक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। तो इसके बाद क्या होता है जी, अर्ली इन माइटोसिस के आगाज में टू पेयर ऑफ सेंट्रियूल सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस एस्टैब्लिशिंग द बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। क्या करते हैं ये, आप फिर देखें शाबाश, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम के अंदर कि अब ये पहले डुप्लीकेट किया, फिर डुप्लीकेट करने के बाद यहां से दो सेंट्रियूल जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे इस साइड पे आ गए हैं। यानी पहले इस साइड पे चारों मौजूद है, अब इस साइड पे ये आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि दो सेंट्रियूल जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं, और उन्होंने क्या कर दिया है, बाइपोलैरिटी, बाई का मतलब होता है टू, यानी टू पोल, दो पोल बना दिए हैं। सेल के दोनों तरफ जो है वो दो पोल बना दी हैं, एक तरफ दो सेंट्रियूल मौजूद है और दूसरी तरफ भी, न्यूक्लियस के दूसरी तरफ भी दो सेंट्रियूल मौजूद है। इसके बाद थ्री सेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियूल। हर ये जो सेंट्रियूल हैं, ये सेंट्रियूल जो हैं, इनसे तीन किस्म के जो है वो धागे निकलेंगे, तीन किस्म के मैक्रोट्यूब्यूल कह लें या फाइबर कह लें, बात एक है। तो तीन किस्म के धागे जो हैं वो हर सेट से, यानी इधर से भी तीन किस्म के धागे निकलेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी तीन किस्म के धागे निकलेंगे। इसके बाद ही वन सेट एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म द एस्टर। सबसे जो छोटे धागे हैं उनको एस्टर कहा जाता है, उनको एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ये आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर के हैं, शाबाश स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा होगा इस तरह, ये छोटे छोटे धागे जो सेंट्रियूल से निकले हुए, रेडिएट आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकलते हैं, ये धागे बाहर की तरफ निकलते हैं, और ये सबसे छोटे धागे यही है, ये एस्टर बनाते हैं। इनको एस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस्टर जो है ना बेसिकली एक फ्लावर का नाम है, और वो उस फ्लावर के अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह ये उस फ्लावर की तरह होता है, यानी इसके धागे ये बिल्कुल छोटे छोटे धागे होते हैं, इसलिए इसको एस्टर कहा जाता है। अदर टू सेट्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल कंपोज स्पिंडल, जो बाकी दूसरे दो सेट हैं वो स्पिंडल, उनको स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल से मुराद स्टूडेंट का, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्पिंडल से मुराद होता है बड़े धागे, यानी जो बड़े धागे, दो बाकी जो दोनों तरह के धागे हैं वो बड़े धागे होंगे, और उन दोनों को क्या कहा जाता है, स्पिंडल। पहले को जो छोटे धागे हैं उसने उसको स्पिंडल नहीं कहा, बल्कि उसको उसने क्या कहा है जी, उसको उसने एस्टर कहा है या एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल कहा है। इसके बाद काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल। अब पहला जो हमने पढ़ लिया कि छोटे छोटे धागे, बाकी दो सेट आप पढ़ते हैं, उनमें से जो पहला है वो कौन से है, काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल अटैच टू क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हैं, अब काइनेटोकोर, ये इसका नाम जो दिया गया है काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल, ये इसलिए दिया गया है कि जो क्रोमोसोम होता है, ये मैं आपको इधर बना के दे देता हूं कि सपोज आप समझे कि ये कोई एक क्रोमोसोम है, तो इसकी ये जो पोजीशन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर ही एक पोजीशन होती है, आप पहले के एक किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर, उसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। तो जो ये वाले स्पिंडल है, ये क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से अटैच करते हैं। ये जो स्पिंडल जो है, यानी क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर पोजीशन है, काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल उसके साथ अटैच होते हैं, और क्रोमोसोम को वहां से पकड़ के रखते हैं, यानी एक तरतीब से रखते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, ये आपको, ये जो पहले तो ब्लैक कलर के थे, ये छोटे छोटे थे ना, ये आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, यहां से ये निकल रहे हैं, यहां से देखें स्टूडेंट, यहां से निकल के ये बिल्कुल क्रोमोसोम की किस पोजीशन पे आ रहे हैं, काइनेटोकोर पे, सेंट्रोमियर पे की पोजीशन पे आ रहे हैं, और ये दोनों तरफ से निकलते हैं। इसके बाद देखें फिर इस क्रोमोसोम को इसने इस साइड से पकड़ा हुआ है, यहां से ये निकल रहा है काइनेटो, यहां से इसने इससे पकड़ा हुआ है, यहां से ये निकल रहा है, इसने इससे काइनेटोकोर पोजीशन से पकड़ा हुआ है। इस तरह बिल्कुल अपोजिट साइड से भी, ये इस साइड से निकलता है और ये इस साइड से आके काइनेटोकोर को पकड़ लेता है, ये इस साइड से निकलता है और इस साइड से आके पकड़ लेता है, इस तरह बिल्कुल।
और ये क्रोमोसोम को काइनेटोकोर की पोजीशन से पकड़ के रखते हैं और एक तरतीब से रखते हैं ताकि सेल की जो डिवीजन है वो आसानी से हो। तो इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल। इसके बाद जो दूसरा सेट है पोलर मैक्रोट्यूब्यूल, उनको हम कहते हैं पोलर मैक्रो। उनको पोलर मैक्रोट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो दोनों पोल से निकलते हैं और वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वो आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। इंटरडिजिटेट का मतलब है, ये आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है, मिल जाना। तो दूसरा सेट जो है पोलर मैक्रोट्यूब्यूल डू नॉट इंटरेक्ट द क्रोमोसोम बट इंस्टेड इंटरडिजिटेट, मिल जाते हैं विद पोलर मैक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट साइड। ये आपको रेड कलर के नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट। ये अगर आप डायग्राम गौर से देखें ना, तो एक मैंने ये पोलर मैक्रोट्यूब्यूल ऊपर की तरफ बनाया है और एक नीचे की तरफ, और दरमियान से मैंने इनको थिक भी किया है। ये थिक जो मैंने किया ना दरमियान से, वो है कि ये एक साइड से निकल के आता है, इस साइड से यहां पे पहुंचता है, और ये इस साइड से निकल के आता है, यहां पे पहुंचता है, और आपस में फिर ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इस तरह बिल्कुल ये नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस साइड से निकलता है और ये इस साइड से निकलता है, यानी कि दोनों जो है वो अपोजिट साइड से निकलते हैं, लेकिन आपस में मिल जाते हैं। क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट ये नहीं होते, जिस तरह के काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी ये जो मैक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़े हैं, जो 3 तरह के सेट पढ़े हैं, एक कौन सा सेट हमने पढ़ा है, जो सबसे छोटा सेट है एस्टर, उसके बाद काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल, और उसके बाद हमने पढ़ा है पोलर मैक्रोट्यूब्यूल। तो इनकी कंपोजिशन क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी कंपोजिशन क्या है। तो इन मैक्रोट्यूब्यूल की जो कंपोजिशन है, मैक्रोट्यूब्यूल कंपोज ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, यानी प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एंड ट्रेसेस ऑफ आरएनए, और थोड़ी सी जो मिकदार है वो इसमें किसकी है? आरएनए की है। 2 चीजों पर मुश्तमिल है। ये तीनों तरह के जो मैक्रोट्यूब्यूल हैं किस पे मुश्तमिल हैं? प्रोटीन पे मुश्तमिल है। प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और थोड़ी सी मिकदार इसमें किसकी है? आरएनए की। अब इसकी लिखी हुई है जी डेफिनेशन, कि अगर ये बिल्कुल पूछ ले, अगर शॉर्ट डेफिनेशन, तो वो क्या होगी? स्पेशलाइज्ड मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड किस्म के ये मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल। ये किस किस पे मुश्तमिल है? एस्टर और स्पिंडल पे। एस्टर मैंने आपको बताया ना कि छोटे धागे हैं, और स्पिंडल किनको कहा जाता है? बड़े धागों को। और बड़े धागे आपको पता है वो 2 तरह के हैं। is called mitotic apparatus. Specialized macrotubule structure including ester and spindle is called mitotic apparatus. इसको बल्कि आप इस तरीके से भी अगर ये लिख देना कि specialized macrotubule structure including ester and spindle which help in the division of cell is called mitotic apparatus. यानी ये हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके से और डेफिनेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना, तो फिर तो स्टूडेंट आपने ये सारा लिखना है, लेकिन इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह डेफिनेशन पूछ सकता है, कंपोजिशन पूछ सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनके फंक्शन भी पूछ सकता है कि इनके फंक्शन क्या हैं। जो तीनों तरह के हमने पढ़े हैं, एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल, और जो 2 स्पिंडल पढ़े, जो 2 बड़े धागे पढ़े, उनके फंक्शन क्या है? तो लार्जर देन न्यूक्लियस, ये पहले तो ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये जो माइटोटिक अपरेटस है ये लार्जर, ये तो आपको नजर आ भी रहा होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े धागे हैं, और ये न्यूक्लियस से इनका साइज बड़ा होता है, और इसलिए आप ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना कि ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। प्रोफेज के स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो पहले न्यूक्लियस खत्म नहीं होता, फिर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो गायब हो जाता है, उसके ऊपर जो कवर होता है, क्योंकि जो माइटोटिक अपरेटस होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो यही बात लिखता है कि लार्जर देन न्यूक्लियस एंड इज डिजाइन टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम। और ये क्या करता है? डिजाइन होता है, अटैच होता है क्रोमोसोम के साथ और कैप्चर करता है क्रोमोसोम को, खासतौर पे जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हैं। अलाइनिंग देम, उनको एक तरतीब से रखता है, एंड फाइनली सेपरेटिंग देम, और फिर फाइनलाइज उसको क्या करते देता है? सेपरेट कर देता है। यानी यहां पे आप देखें, ये आपको लास्ट वाली डायग्राम में शायद नजर आ रहा होगा कि ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पे जो है क्रोमोसोम के, ये देखें आपको हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हैं। यानी ये जिस तरीके से मैंने ऊपर क्रोमोसोम बनाया, आपको इस क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं। यहां पे भी आपको 2 क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं। तो ये काइनेटोकोर ने मैक्रोट्यूब्यूल जो अपोजिट साइड्स हैं अटैच हैं इसके साथ। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये दोनों क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गए। एक क्रोमैटिड जो है वो इस साइड पे आ गया है, हर क्रोमोसोम का 4 क्रोमोसोम है ना, ये देख 1 2 3 और 4, बिल्कुल इसी तरीके से 4 क्रोमैटिड इन क्रोमोसोम के इधर आ जाएंगे और 4 क्रोमैटिड जो है वो इधर आ जाएंगे। तो ये फाइनली ये इसका फंक्शन है कि ये इनको कैप्चर करते हैं क्रोमोसोम को, अलाइन करते हैं, अलाइन देम, और फाइनली
सेपरेटिंग देम, और आखिरकार इनको सेपरेट कर देते हैं सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज एंश्योर, ताकि जो क्रोमोसोम की डिवीजन है उस बराबर डिवीजन है उसको यकीनी बनाया जाए। स्टूडेंट आप याद रखें कि अगर क्रोमोसोम की डिवीजन बराबर ना हो तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखना होता है। अगर एक तरफ आप देखें कि अगर एक सेल से 2 सेल बनते हैं सपोज, तो एक में अगर जेनेटिक मटेरियल ज्यादा चला जाता है और दूसरे में जेनेटिक मटेरियल कम चला जाता है, तो फिर ये तो बराबर डिवीजन ना हुई ना, इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो ये इंश्योर करना होता है कि जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम की जो डिवीजन है वो बराबर हो, क्रोमोसोम की डिवीजन क्या है वो बराबर हो। इसके बाद स्टूडेंट आपने याद रखने के कि मैं थोड़े थोड़े आपको शॉर्ट फंक्शन अलग अलग भी बता देता हूं। ये जो आपको इस डायग्राम के अंदर एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं, या इस डायग्राम के अंदर ये आखिरी वाली डायग्राम आप देखें शाबाश, ये जो लास्ट में बनी हुई है छोटे छोटे, ये एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल है। इनका फंक्शन जो बेस अगर अलग ये फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं ना, ये तो ओवरऑल फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि ये क्रोमोसोम की सेपरेशन को इंश्योर करते हैं कि वो बराबर जो है उनकी डिवीजन हो। लेकिन अगर अलग अलग फंक्शन पूछ ले तो फिर भी आप बता सकते हैं कि ये जो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल है, ये क्योंकि बिल्कुल देखे ना ये सेल मेम्ब्रेन के साथ है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है उसके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि वो पोजीशन जो है उनकी मेंटेन रहती है। दूसरी तरह के जो हमने पढ़े हैं काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल, उसका आपने इसमें फंक्शन पढ़ा भी है कि वो क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं यानी काइनेटोकोर पोजीशन पे। और तीसरी तरह के कौन से हैं, पोलर मैक्रोट्यूब्यूल। इन दोनों का फंक्शन याद रखें, ये मैंने लिख भी दिया है। ये जो पोलर मैक्रोट्यूब्यूल है इंक्रीज देयर लेंथ, ये हमेशा अपनी लेंथ बढ़ाते रहते हैं। ये आपको लास्ट डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि इसकी थोड़ी लेंथ इस डायग्राम की जो है वो बढ़ गई है। अब ये लेंथ क्यों बढ़ी है, ये बढ़ी है पोलर मैक्रोट्यूब्यूल की वजह से, कि पोलर मैक्रोट्यूब्यूल जो है वो अपने हमेशा अपने डिजिट में अपनी लेंथ में इजाफा करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल है वो देखे ना, यहां पे इस डायग्राम का आपको अंदर नजर आया कि उनकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि वो उनकी लेंथ कम हो गई है, वो काफी सुपड़ गए। तो मैंने लिख दिया है कि काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन, ये अपने आप को शॉर्ट करते हैं। याद रखना स्टूडेंट कि पोलर मैक्रोट्यूब्यूल अपनी तादाद बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हैं वो अपने आप को शॉर्ट करते हैं, और वो क्रोमोसोम आप समझ लें कि जो क्रोमेटिड अलग हुए हैं वो बिल्कुल दोनों साइडों पे चले जाते हैं, बिल्कुल साइड पे चले जाते हैं। क्रोमेटिड अलग हुए हैं वो बिल्कुल दोनों साइडों पे चले जाते हैं, बिल्कुल साइड पे चले जाते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, ये आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर कि इससे सेल की जो न्यूक्लियस की तकसीम है वो बड़ी आसान हो जाएगी। अब ये यहां से तकसीम होगा और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।